राम राम दोस्तों। चलिए आज एनसीईआरटी हिस्ट्री पार्ट 4 चढ़ते हैं। आज हम मौर्य साम्राज्य और अशोक के बारे में पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य और अशोक। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य चाणक्य के सहयोग से की थी। कौटिल्य और चाणक्य एक ही व्यक्ति हैं और इसका नाम विष्णुगुप्त भी है। इन्हें अर्थशास्त्र नामक बुक की रचना की थी जो राजनीति से संबंधित थी। चाणक्य के सहयोग से 2300 साल पहले की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना चाणक्य की सहायता से 2300 साल पहले की थी। साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला ये उस समय के प्रमुख नगर थे। प्रशासन पाटलिपुत्र तथा आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। ठीक है। छोटे क्षेत्रों या प्रांतों पर तक्षशिला, उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों का नियंत्रण किया जाता था। पाटलिपुत्र राजधानी थी, मतलब उसके ऊपर तो सम्राट का सीधा नियंत्रण था, और जो और प्रांत थे तक्षशिला, उज्जैन, इनके ऊपर राजकुमार नियुक्त किए जाते थे। प्रदेश केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्रों पर राजा सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखते थे तथा वहां से मिले संसाधनों को इकट्ठा करते थे। अर्थशास्त्र में लिखा है, अर्थशास्त्र जो चाणक्य की बुक है, उत्तर पश्चिम कंबल के लिए तथा दक्षिणी भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। उत्तर पश्चिमी भारत कंबल के लिए प्रसिद्ध था और दक्षिण सोने के लिए प्रसिद्ध था। नजराना एक टाइप से कर ही था, मतलब जहाँ नियमित रूप से कर लिए जाते थे वहीं यो नजराना अनियमित रूप से लिया जाता था और जब भी संभव हो इकट्ठा कर लिया जाता था। जंगल वाले इलाकों में लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। जंगल में लोग स्वतंत्र थे। वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम इत्यादि लाकर देते थे। जो जंगल में स्वतंत्र लोग थे वो मौर्य पदाधिकारी, जो मौर्य साम्राज्य में पदाधिकारी थे, उनको हाथी, लकड़ी, मधु यानी कि मधुमक्खी वाला शायद होता हुआ, और मोम इत्यादि लाकर देते थे। अशोक मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक था जिसे अभिलेखों के माध्यम से जनता तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की। ये अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी और ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। अशोक मतलब जनता तक अपना मैसेज कन्वे करता, मतलब जो संदेश पहुंचाना चाहता था वो अभिलेखों के माध्यम से पहुंचाता था। कलिंग तटवर्ती ओडिशा का प्राचीन नाम है। जो तट के आसपास का ओडिशा है उसका प्राचीन नाम कलिंग है। युद्ध के दौरान हिंसा और खून खराबा देखकर अशोक को वीरतृष्णा हुई और उसने युद्ध का त्याग कर दिया। मतलब उसने कलिंग नरसंहार कराया था। उस कलिंग नरसंहार कराने के बाद उसको लगा कि भाई ये तो तरक्की कर दिया है, वो बहुत ज़्यादा खून खराब हुआ था, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग मरे थे। उससे अशोक का दिल पिघल गया और उसने युद्ध का त्याग कर दिया। अशोक का धम्म सभी धर्मों का मिला जुला रूप था। अशोक का धम्म जिसे किसी देवता की पूजा, धार्मिक रीति रिवाज या कर्मकांड की आवश्यकता नहीं। यह वस्तुतः व्यवहारिक ज्ञान था जो धम्म महामात्र नामक अधिकारी द्वारा जनता तक पहुंचाया जाता था। जो व्यवहारिक ज्ञान था जिसके द्वारा पहुंचाया जाता था उस पदाधिकारी का नाम था धम्म महापात्र। धम्म प्रचार सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी किया गया। अन्यंत्र चीन की दीवार लगभग 2400 वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने उत्तरी सीमा के पशुपालकों से रक्षा के लिए चीन की दीवार का निर्माण शुरू करवाया जो 2000 वर्षों तक चला। इनके सम्राटों ने मतलब पशुपालकों की रक्षा के लिए ये दीवार का निर्माण कराया। यह दीवार 6400 किलोमीटर लंबी है जो पत्थरों व ईंटों से बनी है। इसमें हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। मतलब ताकि निगरानी रखी जा सके, कंट्रोल किया जा सके। और ये दीवार 6400 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट है
लोहे के औजार और खेती। उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। जंगल साफ करने के लिए कुल्हाड़ियों तथा जुताई के लिए हल फाड़ का प्रमाण 2500 वर्ष पहले का मिला है। सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब, कृत्रिम जलाशयों का प्रयोग होता था। उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्से के अधिकांश गांवों में तीन तरह के लोग रहते थे। उपमहाद्वीप मतलब जो भारत उपमहाद्वीप, इसके दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्से के अधिकांश गांवों में तीन तरह के लोग रहते थे। वेल्लल्ला तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को वेल्लल्ला कहा जाता था। ऊणवार साधारण हलवाई होते थे, उनको ऊणवार कहा जाता था। कडेसियार और अधिमई भूमिहीन मजदूर या दास। देश के उत्तरी हिस्सों में गांव का प्रधान ग्राम भोजक कहलाता था। देश का जो उत्तरी हिस्सा है उसमें पहले ग्राम का प्रधान ग्राम भोजक कहलाता था, और ये पद अनुवांशिक होता था, मतलब सरपंच का बेटा सरपंच, वो वाला सिस्टम था इसमें। ग्राम भोजक प्राय बड़े भूस्वामी होते थे, तगड़े आदमी होता करते हैं, जो कर वसूलने के साथ साथ प्राय न्यायाधीश का काम करते और पुलिस का काम भी यही करते थे। संतर्त छोटे कृषकों को गृहपति कहा जाता था। जो संतर्त छोटे कृषक थे, छोटे किसान थे, उनको गृहपति कहा जाता था। इसके अलावा दास और कर्मकार वर्ग था जिसके पास भूमि नहीं थी। दास और कर्मकार वर्ग के पास भूमि नहीं थी उस समय में। आगे है तमिल रचनाएं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को क्या कहा जाता है? संगम साहित्य। मदुरै के तमिल संगमों में इनका संकलन किया जाता था। ठीक है, लगभग 2300 वर्ष पूर्व। बेरी गाजा यूनान का प्राचीन नाम है। आयात क्या करते थे? शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्के। निर्यात जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र, इन सभी चीज़ों का निर्यात करते थे। मथुरा लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कुषाण तो इंपॉर्टेंट है, ये तो किसी पेपर में आ जाते हैं। इनकी दूसरी राजधानी मथुरा थी। यह बेहतरीन मूर्तियाँ बनती थी। यहाँ बेहतरीन मूर्तियाँ बनती थी तथा यह धार्मिक केंद्र था। बौद्ध विहार एवं जैन मंदिर। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं जो संक्षिप्त हैं तथा क्षत्रियों एवं पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख है। मथुरा के अभिलेखों में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों तथा इत्र बनाने वालों का भी उल्लेख है। इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा थी। ये भी पूछा जा सकता है कि यूनान का प्राचीन नाम बेरीगाजा। नेक्स्ट है शिल्प तथा शिल्पकार। पुरास्थलों से मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर काले रंग के बर्तन मिले हैं। उत्तर में बनारस और दक्षिण में मदुरै शिल्प के प्रमुख केंद्र थे। उत्तर में बनारस और दक्षिण में मदुरै। शिल्पकारों तथा व्यापारियों का अपना अपना संघ जो श्रेणी कहलाता था। शिल्पकारियों तथा व्यापारियों का अपना अपना संघ था जो श्रेणी कहलाता था। व्यापार का संचालन करना व्यापारियों का काम। शिल्पकारों का काम है प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, तैयार माल का वितरण करना। इन्हें काम भी पूछे जा सकते हैं। श्रेणियां बैंक का भी काम करती हैं, जहां लोग लाभ के लिए धन जमा करते हैं। अरिकामेडु पुद्दुचेरी का पुराना नाम है। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पतन था, पुरातात्विक स्थल पतन था। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो जहाज़ों से उतरे माल के लिए गोदाम था। ये पूछा जा सकता है। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के
एफोरा जैसे पत्थर तथा एरेटाइन इटली का शहर है जैसे मुद्रण लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। यहाँ रोमन लैम्प्स शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। शीशे तथा अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मन के बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। अरिका मेडू में छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संवत रंगाई के पत्थर होते हैं। अरिका मेडू में छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संवत रंगाई के पत्थर होंगे। अन्यन रोम, यह यूरोप, अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला था। रोम यूरोप, अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया जो गल्फ कंट्रीज वाला क्षेत्र है, मतलब जो ये सऊदी अरब, ईरान, कुवैत, सीरिया, ये इलाका है। महत्वपूर्ण शासकों में अगस्टस प्रमुख है। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। रोम के महत्वपूर्ण शासक कौन है? अगस्टस प्रमुख है, जिसे लगभग 2000 साल पूर्व शासन किया। अगस्टस ने रोम को संगमरमर का बनाया। रोम को संगमरमर का किसने बनाया? अगस्टस ने। वहाँ का प्रमुख राजा था अगस्टस। बड़े बड़े रंग महल तथा स्नानागार बनवाए। आहत सिक्कों का प्रचलन कब शुरू हुआ? आज से 2500 साल पहले। नेक्स्ट है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च व कीमती पत्थरों के लिए मशहूर था। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च को काला सोना के नाम से बुलाते थे। हरियाणा में काला सोना किसको कहा जाता है? मुर्रा नस्ल की भैंस को। उपमहाद्वीप का तटीय भाग दक्षिणी पहाड़, पठार तथा नदियों से भरा है। ये तो आपको पता है। दक्षिण का मतलब पहाड़ है, पठार, नदियां हैं। नीचे नदियों के मैदानी भागों में नर्मदा का काफ़ी उपजाऊ है, मैदान काफ़ी उपजाऊ है। दक्षिण की नदी है नर्मदा, अमरकंटक की पहाड़ी से इसका होता है, स्टार्ट होती है, उद्गम होता है। संगम कविताओं में मूवेंदार शब्द 3 शासकों परिवारों के लिए उपयुक्त था। क्या शब्द? मूवेंदार 3 शासक परिवारों के लिए प्रयुक्त किया जाता था, जिसका अर्थ है 3 मुखिया। चोल, पांड्य तथा चेर। यहाँ की ये चोल, पांड्य तथा चेर वहाँ साम्राज्य थे। तीनों मुखिया के 2-2 सत्ता केंद्र थे, जिनमें चोलों का पतन पुहार या कावेरी पट्टिनम तथा पांड्यों की राजधानी मुंदेर थी। चोल पुहार या कावेरी पट्टिनम में रहते थे तथा पांड्यों की राजधानी मुंदेर थी। ये वहाँ के महत्वपूर्ण स्थल थे। पश्चिमी भारत में सनातन साम्राज्य प्रभावी था, जिसके प्रमुख राजा गौतमी पुत्र सतकर्ण थे। सातवाहन साम्राज्य प्रभावी था पश्चिम में, इसके गौतमी पुत्र सतकर्ण इसके राजा थे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी माँ गौतमी वल्लभी के अभिलेख से पता चला है। इनकी माँ गौतमी थी, इसका वल्लभी के अभिलेख से पता चला है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये दोनों लाइन बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। सातवाहन शासक दक्षिणापथ, दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता के स्वामी कहलाते थे। रेशम मार्ग, रेशम मार्ग भी इम्पोर्टेंट है। रेशम मार्ग बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में लगभग 7000 साल पहले हुआ। रेशम मार्ग, जिस रास्ते से रेशम पश्चिमी देशों में ले जाया जाता था, वह रेशम मार्ग कहलाया। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में कुषाण प्रमुख थे। कुषाण इस पर प्रमुख थे जो नियंत्रण रखते थे रेशम मार्ग पर कि क्या हो रहा है। इनका शासन मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर था। इनका शासन मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर था। पेशावर और मथुरा इनके प्रमुख केंद्र थे कुषाणों के। सबसे पहले सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किए। तक्षशिला इनके राज्य का हिस्सा था। ये इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए? कुषाणों ने जारी किए। रेशम मार्ग पर नियंत्रण कौन रखता है? प्रमुख रूप से कुषाण रखते थे। रेशम बनाने की तकनीक सबसे पहले चीन ने विकसित की। ये एनसीईआरटी हिस्ट्री सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज के दिन हरियाणा में जो भी पेपर हो रहे हैं सभी में एनसीईआरटी के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।